बहुत समय पहले की बात है। सुखपुर गांव में हरिया अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी हार्दिक हालत बहुत खराब थी। वह गरीबी में अपना गुजारा किसी तरह कर पाता था। एक दिन उसके घर जमींदार श्याम आया है। हरिया, अरे हरिया, बाहर निकल जाती। हरिया, तुझे कर्ज दिए सालों बीत गए हैं, तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। दया कीजिए सरकार, कल मेरा बेटा शहर से आने वाला है। मेरा बेटा आते ही सबसे पहले आपका कर्जा चुका दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। इतने साल आपने इंतजार किया है, 2 दिन की मोहलत दीजिए। अब बस, बहुत हो गया तुम्हें, बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना नहीं चाहते हो, और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। नहीं सरकार, नहीं, दया कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद ये घर से निकल जाएंगे, लेकिन 2 दिन की मोहलत तो दीजिए सरकार। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 2 दिन में तुम मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा सारा सामान बाहर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसे बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। माधुरी उसके पिता से कहती है कि भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना पिताजी? अगर 2 दिन बाद भैया नहीं आए तो जमींदार हमें गांव से निकाल देगा। इस बार हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वह बहुत गुस्से में था। आपने देखा नहीं, वह तो आज ही निकाल देता। फिक्र मत करो बेटी, शुभम ने कहा है तो आता ही होगा, और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। शुभम आते ही जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा, फिर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। 2 दिन बीत जाते हैं। हरिया के घर के बाहर एक आदमी आकर बोलता है, हरिया, अरे हरिया, जल्दी आओ, बाहर एक बुरी खबर है। हरिया, जिस फैक्ट्री में तुम्हारा बेटा काम करता था, उसे फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे उसे फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग आग में जल गए। और खबर मिली है उसमें से कोई भी नहीं बचा, और उस फैक्ट्री में तुम्हारा बेटा भी काम करता था। हे भगवान, तूने क्या किया? हमारा एक ही तो सहारा था, वह भी छीन लिया। अब मैं क्या करूं भगवान? मेरा बेटा, मुझे ही लौटा दो भगवान। दो दिन बाद उनके गांव में एक सूटकेस पकड़कर एक आदमी आता है। तभी जमींदार वहां से गुजर रहा होता है। भाई साहब सुनिए तो, ये हरिया का घर कहाँ है? आप बता सकते हैं क्या? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो जानते ही होंगे हरिया जी को। उनका बेटा शुभम हमारे फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री में आग लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। बेचारा दूसरे दिन ही गांव आने वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत पैसे कमा लिया था। वह सब लेकर घर आने वाला ही था। उसे पहले ही यह दुर्घटना हुई और फैक्ट्री मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए भी पैसे दिए हैं। मैं वही पैसे उसके पिताजी हरिया जी को देने आया हूँ। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच जागी और वह सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं, मैं ही हरिया हूं और मैं सारे पैसे ले लूं। वैसे भी हरिया ने कर्ज लिया है, वह खुद तो चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज भी मिल जाएगा, मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यहां से भगा देना होगा और यह हरिया तक पहुंच ना सके। अरे भाई, मैं ही हरिया हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो ना, वह मेरा ही बेटा है। अच्छा हुआ भाई साहब,
आप मुझे यहाँ पर ही मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। यह लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार सूटकेस लेकर अपने घर लेकर आता है। और जैसे ही वो सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा गुजारा कैसे होगा। हम तो पूरी तरह से शुभम के भरोसे थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। शुभम तो हमारा इकलौता सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं। कभी कभी लगता है कि ईश्वर नहीं है, अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम में हाथ बटाऊंगी। अब कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्जा लौटा देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए रश्मि जमींदार के घर काम करती है। एक दिन रश्मि कुएं पर पानी लेने जाती है। तभी वहां जमींदार के दोस्त का लड़का वहां पर आता है। उसकी नजर रश्मि पर पड़ती है और वह रश्मि को पसंद करने लगता है। नमस्ते चाचा जी, पहचाना? मैं आपके दोस्त सूर्यवंशी राय का बेटा रवि हूँ। अरे बेटा रवि, कितने बड़े हो गए हो तुम्हें। जब पहली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए चेहरा थोड़ा पहचान नहीं पाया। तो बेटा कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। वही जमीन देखने के लिए मैं आया हूँ। इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूँ। अच्छा, तुमने अब कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, मैं कारोबार भी देखता हूँ और अब पिताजी से ज्यादा काम नहीं हो पाता। उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए ज्यादातर काम ही देख लेता हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब इधर आ रहा था तो कुएं पर मैं एक लड़की को पानी भरते हुए देखा। क्या आप बता सकते हैं वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की है? जब मैं आ रहा था आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं से एक लड़की को पानी भरते देखा था। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? रुको रवि बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसकी बेटी आराध्या दिखाई देती है। रश्मि वहां से जा चुकी होती है। रवि बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो ना, वह मेरी बेटी आराध्या है। अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा जी, मुझे लग जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए आप कैसे हैं? रवि बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है रवि बाबू को मेरी लड़की पसंद आ गई। यह तो बहुत अच्छी बात है, और मेरी लड़की इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे कहीं और नहीं मिलेंगे। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन खुश हो जाता है। तभी रवि बोलता है, चलिए चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, एक दो दिन रुक कर जाओ, हमें भी थोड़ा मौका दे दो तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो रुकूंगा। इतना कहकर रवि वाहन से निकल जाता है और घर पहुंचकर अपने पिताजी बात बताता है। पिताजी, मैं उस लड़की से ही शादी करूंगा, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ और वह भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। दूसरे दिन रवि और उसके पिता जमींदार के पास आते हैं। अरे मेरे दोस्त, बहुत सालों बाद मिले, कैसे हो? तुम तो बड़े आदमी हो गए यार। हम दोनों ने साथ में कारोबार शुरू किया था, आज तुम कहां से कहां पहुंच गए। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। अरे श्याम, मेरे बेटे रवि की वजह से हमें आना ही पड़ा। दरअसल रवि को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वो उसे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। यह सुनकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुमने मेरा आज दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है।
इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अब अपनी बेटी को बुलाओ, उसे देखे बरसों हो गए। अरे बेटा, आराध्या, यहाँ पर तो आना। नमस्कार अंकल जी। जैसे ही आराध्या बाहर आती है, रवि उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, चाचा जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था, ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की कोई और थी। ये आप क्या बात कर रहे हैं रवि बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखिए, शायद आप भूल गए होंगे। ये वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने गुलाबी रंग के सलवार सूट में उस लड़की को देखा था। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं रवि बाबू उस फटीचर हरिया की बेटी रश्मि को तो नहीं देख लिया? उस दिन वहीं थोड़ी देर पहले कुएं पर पानी भर रही थी, और शायद रवि बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं कुछ भी करके हरिया और उसकी बेटी को इस गांव से भगा दूंगा, इससे पहले कि रवि बाबू इस गांव में जाकर उन्हें ढूंढ ले। ठीक है रवि बाबू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। रवि, तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारे कहने पर यहाँ आए थे। तुमने कहा था कि श्याम की लड़की पसंद है, और हमें श्याम की लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई, और तुम पता नहीं किस लड़की की बात कर रहे हो। हमें यही लड़की पसंद है, और मेरी यही इच्छा है कि मेरे दोस्त के यहाँ ही तुम्हारा रिश्ता हो। और रानी में क्या कमी है? बहुत अच्छी लड़की है बेटा। पर पिताजी, मुझे उस लड़की से ही शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं पर पानी भरते देखा था। चलो श्याम, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी है, उसके लिए हमें माफ कर देना। नहीं नहीं सूर्य, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मेरे ही सुनने और समझने में गलती हो गई होगी, पर मैं कोशिश करूंगा उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूं। अरे रवि बेटा, तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? पता नहीं मेरे दोस्त श्याम को कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, जिस लड़की को मैंने देखा था वो श्याम जी की लड़की नहीं है, वो कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करूंगा जिससे मैंने उस दिन पानी भरते हुए देखा था। पर रवि, बात वह नहीं है। बात ये हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है। तुम्हें श्याम की लड़की से ही शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं रानी से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो ना, उस लड़की का आता पता भी नहीं मालूम। कहाँ ढूंढोगे उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उस लड़की को ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 7 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 7 दिन में तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक है, वरना तुम्हें शाम की लड़की रानी से ही शादी करनी होगी। ठीक है पिताजी। हरिया, अरे हरिया, बाहर आओ। हरिया, तुम मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं, तुम्हारा बेटा अभी गुजरा है, और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद तुम्हारे यहां नहीं आया, पर तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब बस मैं कुछ नहीं सुनने वाला। एक तो मेरा सारा कर्ज लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें ज्यादा मोहलत दे दी। जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे यह घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल लूंगा। बस अब बहुत हो चुका। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? दया कीजिए जमींदार जी। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। बस तुम यह घर खाली कर दो और यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरे लोगों को बुलाकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। चलिए, पिताजी खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। अब हम लकड़ियां बेचकर
और दूसरों के घर में काम कर कर जमींदार के पैसे नहीं लौटा सकते। हमें यह घर छोड़कर जाना ही होगा। इतना कहकर रश्मि और हरिया घर से बाहर निकल जाते हैं और दूर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। और इसके चलते रश्मि के पिता हरिया की तबीयत खराब हो जाती है। इसी वजह से अपने पिता के लकड़ी बेचने का काम रश्मि खुद संभाल लेती है और किसी तरह घर चलाने लगती है। मैं तो कितना खुशकिस्मत वाला हूँ जो भगवान ने तुम्हारी जैसी लड़की को मेरी बेटी बनाकर भेजा, और मेरी वजह से तुम्हें कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप चिंता मत करिए। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल। पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रश्मि जंगल में लकड़ियां काटने चली जाती है और देखते ही देखते शाम हो जाती है, पर रश्मि नहीं लौटती है। मेरी बेटी रश्मि अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं कुछ मुसीबत तो नहीं फंसी? मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना होगा। इतना कहकर हरिया रश्मि को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में हरिया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। रवि रश्मि को ढूंढते ढूंढते हरिया के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बाबा आप ठीक तो हो ना? रवि हरिया को उठाता है, उसको पेड़ के नीचे बिठा देता है और बोलता है, अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। अरे बेटा, मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकला था। मेरी बेटी जंगल में लकड़ियां तोड़ने गई थी, अभी तक नहीं लौटी। उसी को ढूंढने के लिए मैं घर से निकला था। पता नहीं मुझे कैसे चक्कर आ गया। कोई बात नहीं बाबा, आप मुझे आपके घर का पता बता दो, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। रवि हरिया को लेकर उसके घर पहुंचता है। तो वह देखता है कि रश्मि वहां खड़ी हुई थी। रवि की नजर रश्मि पर पड़ती है। रवि रश्मि को देखकर खुश हो जाता है और मन ही मन मुस्कुराता है। ये ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तूने मेरी सुन ली। अगर मैं आज इस बाबा की मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। धन्यवाद ऊपर वाले, जो तूने आज चमत्कार कर दिया, वरना मुझे उस आराध्या से जबरदस्ती शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप ठीक तो है ना? बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर निकल पड़ा था। पता नहीं मुझे रास्ते में चक्कर आ गई और मैं गिर पड़ा। तभी इस लड़के ने मेरी मदद की और मुझे घर लेकर आए। अगर इन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपके शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप इस जंगल में छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? हरिया अपनी सारी परेशानियां बताता है और जमींदार की सारी करतूतों को भी बताता है। अपने बेटे को कारखाने में आग लगने के कारण खो दिया, यह भी बताता है। बाबा, वह कारखाना मेरा ही है, मैं ही उस कारखाने का मालिक हूँ। दरअसल टेक्निकल इशू आने की वजह से कारखाने में आग लग गई थी। उसमें काफी लोग मारे गए, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवार वालों को 2 लाख रुपए भिजवाए थे। क्या आपको वो पैसे नहीं मिले क्या? बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, हमें कोई पैसा भी नहीं मिला। अगर मिल जाते पैसे, तुम ही सोचो, हम यहाँ जंगल में क्यों रहते? यह सुनकर रवि परेशान हो जाता है और रवि बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने आदमी को देकर पूरे पैसे भिजवाए थे। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। मैं इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवा। अगले दिन रवि अपने आदमी को लेकर हरिया के घर आता है और पूछता है। वह आदमी साफ इनकार करता है। वह बोलता है, मैंने वह पैसे इनको नहीं दिए।
मैंने वह पैसे हरिया नाम के शख्स को दिए हैं। उस दिन उसने कहा था उसका नाम हरिया है और मैंने उनको सूटकेस थमा दिया था और मुझे नहीं पता था वह शख्स मुझे झूठ बोल रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो जिसको तुमने पैसे दिए हैं? हाँ सर, मैं अगर उसे देख लूं तो मैं उसे पहचान जाऊंगा। मैं तुम्हें 2 घंटे के वक्त देता हूँ। पूरे गांव में पता करो वो आदमी कौन है और मुझे जल्द से जल्द वो इंसान मुझे चाहिए। वह आदमी पूरे गांव में उस आदमी को ढूंढता है। 2 घंटे बाद वह आदमी आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया है। उस आदमी का नाम हरिया नहीं बल्कि श्याम है और वह इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था। वह हरिया है और सारे पैसे मुझे वह झूठ बोलकर ले लिए थे। इतना बड़ा धोखा मैं सोच भी नहीं सकता कि जमींदार इतना नीचे गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से निकाल दिया। बाबा आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। रवि मन ही मन सोचता है, ये बात है, अब मुझे पूरी बात समझ आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने यह पूरा षड्यंत्र रचा है। रवि अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उस आदमी को देखता है तो वह हक्का बक्का हो जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, सर यही है जिसने मुझे कहा था कि यह हरिया है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। यह सुनकर जमींदार के पसीने छूट जाते हैं और वह सर झुकाकर ठहरता है और उसकी गलती उसको समझ आ जाती है। चाचा जी ये सब आपने किया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और अब इतना नीचे गिर सकते हैं कि हरिया जी को अपने गांव के बाहर निकाल दिया। उनका पैसा भी उनको नहीं दिया। आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। रवि बाबू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी की मोह माया में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो रवि बाबू। तभी सूर्यवंश राय वहां आ जाते हैं और उनकी सारी बात सुन लेते हैं और वह भी जमींदार को खरी कोठी सुनाते हैं। रवि और उसके पिता रश्मि के घर जाते हैं और सारे पैसे उनके पिताजी को देते हैं। उनके पिताजी से अपने बेटे के लिए रश्मि का हाथ भी मांगते हैं। कि माता पिता की कीमत तभी समझ में आती है जब वे चले जाते हैं। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं। इसलिए जब तक वे हमारे साथ हैं, उनकी कदर करनी चाहिए, वरना केवल पछतावा ही बचता है।